बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। चैप्टर नंबर 15 अल्टरनेटिंग करंट एंड सर्किट्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और आज के लेक्चर में हम पावर फैक्टर, इम्पीडेंस ट्रायंगल एंड क्यू फैक्टर पढ़ेंगे एल आर सीरीज सर्किट के। इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं एक आर एल सीरीज सर्किट क्या होता है और इसकी फेजर डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं, इसकी वेव डायग्राम क्या होगी और वी एल और आर एल के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस आता है वो क्या होता है आर एल सीरीज सर्किट का। इम्पीडेंस हमने सॉल्व करना सीखी थी और फेज़ एंगल हमने फेज़ डिफरेंस एंगल जो था वो हमने निकालना सीखा था। तो आज के लेक्चर में हम आर एल सीरीज सर्किट को ही कंटिन्यू करेंगे। इसके 3 जो सब टॉपिक्स थे वो रह गए थे, पावर इन आर एल सर्किट, और इसके ज़िमन में हम देखेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है, उसका कंसेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं पावर फैक्टर ये भी देखेंगे और आर एल सीरीज एम्पीडेंस ट्रायंगल हम डिस्कस करेंगे और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं ये भी हमें पता चल जाएगा और क्यू फैक्टर हम देखेंगे। इसके बाद ये हमारा आर सी सर्किट का टॉपिक होगा, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। इससे पहले हमने देखा कि अगर हम एसी अप्लाई करते हैं किसी भी इंडक्टर के ऊपर, पावर इंडक्टर के ऊपर या पावर कैपेसिटर के ऊपर, दोनों सूरतों में एवरेज पावर हमारे पास ज़ीरो आ रही थी। तो पावर एवरेज थी वो हमारे पास ज़ीरो थी, यानी इंडक्टर या कैपेसिटर पावर कंज्यूम नहीं कर रहा था, पावर सोर्स से पावर ले भी रहा था और उसको रिटर्न भी कर रहा था, और ओवर द साइकिल जब हम एवरेज लेते हैं तो वो एवरेज हमारे पास ज़ीरो आ रही थी। लेकिन अभी जो है हमारे पास जो सर्किट है वो है रेजिस्टेंस भी है उसके अंदर और इंडक्टेंस भी है, दोनों चीज़ें मौजूद हैं। आर और एल दोनों सीरीज में लगे हुए, ये आर है ये एल है, दोनों सीरीज में जुड़े हुए, और इसको हम ऐसी पावर दे रहे हैं यहाँ से सोर्स से। तो इस सर्किट में अभी पावर कितनी होगी, इसकी पावर को हम एवरेज करेंगे तो ये ज़ीरो नहीं है बल्कि ये ज़ीरो से ज़्यादा है, पावर ज़्यादा कंज्यूम हो रही है लेकिन पावर रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो हम इस सर्किट के लिए पावर अभी सॉल्व करेंगे। जो इंस्टेंटेनियस पावर है, टाइम के किसी भी लम्हे में पावर है, उसका हम एवरेज लेंगे ओवर द साइकिल। तो ये हमारे पास जो बनेगा आई वी का एवरेज होगा। आई इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस करंट, और वी इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस ऑफ दिस सर्किट इस सर्किट के हैं। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। आई हमारे पास क्या है, करंट, चूंकि करंट सीरीज सर्किट है तो करंट रेजिस्टेंस का और इंडक्टर दोनों का करंट आपस में इन फेज है। अगर हम जो करंट का जो फेजर है उसको हम ज़ीरो पे रखें तो इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज का फेजर होगा वो 90 डिग्री ऐसे आउट हो जाएगा। 90 डिग्री इससे होता है, लीड कर रहा होता है। ये है वोल्टेज और ये है करंट आई, इंडक्टर के वोल्टेजेस हैं ये, और यही हम काम करते हैं रेजिस्टेंस के साथ। तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज का फेजर इधर ही होगा, यूं आई आर हो जाएगा। ये दोनों आई सेम है, ये इसको इधर ही रखना पड़ेगा। लेकिन जो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका फेजर भी इधर ही होगा कहीं यूं। तो यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है, ये है वी आर, ठीक है ना, आई दोनों में सेम है, आई दोनों का इन फेज आ रहा है, वी आर इधर है और वी एल उधर है। तो इन दोनों को अगर हम सम करते हैं, ऐड करते हैं, वेक्टर सम हम लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनता है। टोटल जो वोल्टेजेस हैं वो यहाँ बनते हैं जिसका फेज आपको इधर मिलेगा। ये दोनों के कंबाइंड जो वोल्टेजेस हैं वो हैं। तो ये है वी, वेक्टर सम ऑफ वी आर एंड वी एल जो होता है, वी होता है जो कि करंट के साथ जो है कितने डिग्री आउट ऑफ फेज है वो है 5। अब ये 90 से कम हो गया। अगर ये 90 होता तो एवरेज पावर ज़ीरो हो रही होती, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था। इंडक्टर की जो एवरेज पावर थी वो ज़ीरो थी क्योंकि एंगल जो है करंट और वोल्टेज के दरमियान 90 डिग्री का था। लेकिन अब ये एंगल 90 डिग्री नहीं रहा, अब ये 90 डिग्री से रिड्यूस होकर 5 हो चुका है। तो इसलिए इसकी एवरेज पावर को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी पावर, एवरेज पावर की कोई वैल्यू आएगी। अगर हम इस फेजर डायग्राम से करंट की वैल्यू निकालें, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट कुछ यूं आएगा, I इज इक्वल टू
आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेजेस V जो है आपके पास ये होगा V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा ये। अब हम ये उठाकर ये वैल्यूज यहां पुट कर लेते हैं, तो ये किसका क्या आंसर आएगा, आई एवरेज पावर जो है आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी डॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, और इसका एवरेज है। एक दफ़ा आपको यहाँ पे फिर बताते चलेंगे, प्योर इंडक्टर के केस में हमारे पास इसी तरह की क्वेश्चन आई थी जिसको हमने लिखा था ये ज़ीरो है। उस ज़ीरो की वजह ये थी कि ये जो फाई है एंगल ये 90 डिग्री का था, तो इस वजह से अगर आप इस फंक्शन का लेंगे एवरेज लेंगे और उसको फाई को आप 90 डिग्री पुट करेंगे तो टोटल जो पावर है एवरेज पावर ज़ीरो हो जाती है। लेकिन यहाँ ये फाई जो है ज़ीरो 90 डिग्री नहीं है बल्कि 90 से ये कम है, तो इसलिए इसकी एवरेज ज़ीरो होने वाली नहीं है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आनी है। अब अगर आप पावर का एवरेज इससे सॉल्व करें, देखें आई नॉट वी नॉट ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू फिक्स्ड है, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस, तो इसका एवरेज भी वही आएगा, कांस्टेंट है तो चेंजिंग नहीं है, तो ये ऐसे रहेगा। तो आपका जो फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो वेरी कर रहा है वो ये साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी डॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो साइन ओमेगा टी डॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, 5 इज लेस देन 90 डिग्री। तो अब अगर इस फंक्शन का आप एवरेज लें तो क्या आएगा, इसका आप एवरेज अगर सॉल्व करें, फंक्शन का फार्मूले हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इनको खोलना पड़ेगा, इसके ऊपर एवरेज का फार्मूला इंटीग्रल से डेफिनेट इंटीग्रल से सॉल्व होगा, जो कि एक लंबा काम है, हमारा लेक्चर लंबा हो जाएगा, आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका जो एवरेज आएगा एक तो होगा 1/2 और मल्टीप्लाइड बाई कॉस 5, इसका जो 5 बन जाएगा कॉस 5। ये एवरेज सॉल्व करने के पास आपके पास ये आंसर आता है एवरेज सॉल्व करने के बाद। तो एवरेज पावर हमारे पास क्या आ गई, आई नॉट वी नॉट 1/2 कॉस 5। अभी आप यहां से देख लें, अगर ये कॉस 5 है एंगल जो कि हमारे पास इस तरह से बन रहा है, ये करंट और वोल्टेजेस वी एल और वी आर भी इधर मौजूद है, तो यहाँ पे जो दोनों का वेक्टर सम है वोल्टेजेस का ये वी है, वी आर है, ये आई का फेजर है, तो वी आर और वी एल का जो सम है वेक्टर सम वो यहाँ पे आ रहा है, और इसका ये वाला एंगल है यानी 90 डिग्री से लेस आ रहा है। अगर आप कैपेसिटर के इंडक्टर के केस में देखें तो ये बनता है 90 डिग्री 5, तो cos 90 जीरो होता है, एवरेज पावर जीरो। इंडक्टर के कैपेसिटर के केस में भी देखें तो ये 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री लेग में आ जाता है, नीचे आ जाएगा ये, लेकिन होगा 90 ही, तो इस वजह से ये कैपेसिटर के केस में भी एवरेज पावर जीरो हो जाती है। ये हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं, आप यहाँ कंफ्यूज ना हो क्योंकि फार्मूला सिमिलर है। आप ये सोचेंगे कि पिछले लेक्चर में इसको जीरो कर दिया तो अब ये cos 5 आ गया, तो मसला नहीं है, आप इस एंगल को समझें, ये cos की रेशियो 7 आ रही है। और अगर इसको भी आप सॉल्व करना चाहते हैं तो पूरा जो ऊपर फंक्शन है उसका आप उसको मैनिपुलेट करें, उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई करें, उसके बाद सॉल्व करें एवरेज, तो आपके पास ये आंसर आना है। तो इसको मज़ीद थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। एवरेज पावर जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आई नॉट वी नॉट 1/2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 1/2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई cos 5। तो इसका हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, ये हमने इसी को स्प्लिट करके लिख दिया। इसका फ़ायदा ये है कि हमें फिर ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस की फॉर्म में मिल जाएगा, आई नॉट अपॉन 2 स्क्वायर रूट वी नॉट अपॉन 2 स्क्वायर रूट और cos ऑफ 5,
और ये आपके पास बन जाता है इंस्टेंटेनियस करंट I और इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस V और कॉस ऑफ फाई। तो ये आपके पास जो कॉस फाई है ये पावर फैक्टर कहलाता है। इस पावर फैक्टर की जो वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, अगर ये कॉस 0 हो तो ये यूनिटी होता है, यानी आपका करंट और वोल्टेज का अगर आपस में फेज डिफरेंस 0 हो, इन फेज हो, तो पावर फैक्टर आपके पास जो आएगा वो 0, वो उसका आंसर यूनिटी आता है, P इज इक्वल टू IV। और इसकी मिनिमम वैल्यू जो प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर के केस में होती है वो है cos 90 जो कि 0 के बराबर होती है। तो हमेशा पावर फैक्टर आपका 0 और 1 के दरमियान होगा, तो बेस्ट पावर फैक्टर आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जब आपका करंट का और वोल्टेज का फेज डिफरेंस 0 हो तो आपका पावर फैक्टर यूनिटी आएगा और आपकी पावर जो बन जाएगी वो बनेगी IV। लेकिन RL सीरीज सर्किट हो, यानी ऐसा सर्किट हो कि जिसमें इंडक्टर इन्वॉल्व है और इसमें कैपेसिटर भी हो सकता है, लेकिन आगे हमारा टॉपिक कैपेसिटर का आ रहा है, तो इसमें हमने दो चीज़ें यूँ इस्तेमाल कर ली हैं। अगर आप पावर अप्लाई करते हो AC पावर सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस को, तो ये पावर सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ये ट्रू पावर होती है, ट्रू पावर। तो इसको आप P इज इक्वल टू IV कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज और करंट का जो फेज डिफरेंस है इसमें 0 होता है। और लेकिन इंडक्टर के केस में ये पावर फैक्टर 0 होगा, सिर्फ इंडक्टर लगाओ तो पावर 0 होगी। लेकिन आप इंडक्टर को जो पावर दे रहे हैं तो वो आप उसको कहते हैं एपरेंट पावर। एपरेंट पावर, तो एपरेंट पावर किसके बराबर होती है, उसको हम लिखते हैं वोल्ट एम्पेयर। तो ये होती है एपरेंट पावर जो आप इस सर्किट को दे रहे हैं, और इसकी ट्रू पावर क्या होगी, P इज इक्वल टू IV cos फाई। तो इसका आप जो यूनिट लिखते हैं वो लिखते हैं वाट। ठीक है जी। जब आप पावर फैक्टर साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं I और V के साथ, पावर फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका यूनिट बनता है वाट। और एपरेंट पावर में सिर्फ क्या करते हैं आप, वोल्टेज और एम्पेयर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी जो यूनिट लिखते हैं आप वो लिखते हैं VA, वोल्ट एम्पेयर। ठीक है ना। अगर आप पावर ज़्यादा हो तो इसको KVA लिखते हैं, किलो वोल्ट एम्पेयर। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जनरेटर्स जो होते हैं उनके ऊपर KVA लिखा होता है, वाट नहीं लिखा होता है। वाट जो होता है एक्चुअल पावर होती है पावर फैक्टर साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, ये हमेशा KVA ज़्यादा होता है, जबकि आपकी जो वाट है ट्रू पावर है वो कम होती है। अगर पावर फैक्टर 0 हो जाए तो ये मैक्सिमम पावर बन जाती है। RL सीरीज सर्किट जो है उसकी जो फेजर डायग्राम है उसमें हम VL को 90 डिग्री आउट ऑफ फेज लिखते हैं और VR जो है उसको ऐसे, ये VL है और ये VR है। इन दोनों का जब वेक्टर सम लेते हैं तो हमारे पास आता है V, ये V। ठीक है जी। और ये जो एंगल है ये एंगल है फाई। इसमें से हम पावर फैक्टर इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं अगर हम इस ट्रायंगल को यूज करें। ये देखें, ये VR है, VL है और ये वाला पोर्शन VR है। तो हम अगर इस ट्रायंगल का कॉज लें तो ये एंगल हम सॉल्व करते हैं। cos फाई इज इक्वल टू VR अपॉन V बनेगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। cos किसके बराबर होता है, बेस अपॉन ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो बेस क्या है VR और हाइपोटेन्यूज आपके पास है V। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं VR किसके बराबर होता है, IR के, और V किसके बराबर होता है, IXL के। ये XL नहीं बल्कि इम्पीडेंस
चूंकि ये सम है, टोटल है, तो ये Z होगा, टोटल सर्किट की इम्पीडेंस जो है वो है। तो ये होगा, करंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस फाई आपके पास जो बनेगा वो R/Z जो है इसकी रेशियो बनती है। अगर आप निकालना चाहें तो ये R/Z यानी कॉस इनवर्स करेंगे R/Z, तो इन दोनों की रेशियो का आप कॉस इनवर्स लेंगे तो आपके पास ये फेज आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको इजीली। ये हमने जो ये डायग्राम बनाई है ये RL सीरीज सर्किट की है, यानी आपके पास ये लगे हुए इस तरह से। अब अगर हम इस सर्किट में करंट को लोकेट करें, करंट कहाँ पे है और वोल्टेज टोटल वोल्टेज कहाँ पे है, तो करंट का ये फेजर बन रहा है। यहाँ पे हम इसको इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, ये करंट इस सर्किट का करंट है और वोल्टेज कहाँ है, वोल्टेज का फेजर इधर है और VR का फेजर ये रहा और VL का फेजर ये रहा। तो अब ये हमने जो सॉल्व किया है इसको हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ये करंट और वोल्टेज के दरमियान का एंगल है। तो इस तरह से हम ये भी लिख सकते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं पावर फैक्टर इज कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन V एंड I। V और I के दरमियान इस एंगल का अगर कोसाइन लेंगे तो यही पावर फैक्टर कहलाता है। इस डिस्कशन से हमें क्या पता चला, पावर फैक्टर ऑफ प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये cos फाई बनता है और cos फाई आप जब लिखते हैं 90 तो 0 बन जाता है। तो पावर फैक्टर प्योर कैपेसिटर का या प्योर इंडक्टर का 0 होता है। पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेजिस्टर इज 1, क्योंकि प्योर रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज के दरमियान जो फेज एंगल है वो 0 होता है, तो इसलिए cos फाई चूँकि हम फैक्टर कहते हैं इसको पावर फैक्टर, तो ये 1 आता है। किसी भी प्योर रेजिस्टर का जो पावर फैक्टर होगा वो 1 होगा। दूसरा हमने ये भी स्टडी कर लिया कि पावर कंज्यूम्ड बाय प्योर L एंड C, कैपेसिटर या इंडक्टर प्योर हो तो वो पावर कंज्यूम नहीं करते, वो पावर स्टोर करते हैं और वापस सोर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। और हमने ये भी देखा कि अगर ऐसा हमारे पास सर्किट हो जिसमें R, L एंड C वेरिइंग प्रोपोर्शन के साथ हो तो उसका जो टोटल पावर फैक्टर बनता है वो 0 और 1 के दरमियान होता है। ज़रा एक नज़र RL सीरीज सर्किट की पावर कर्व के ऊपर डाल लेते हैं। ये RL सीरीज सर्किट जो है उसकी पावर कर्व है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों, रेजिस्टर इंडक्टर दोनों सीरीज में लगे हुए, ऐसी सोर्स दिया हुआ है। करंट दोनों में सेम है, करंट का जो है वो लीड लैग कर रहा है बाई फाई, तो ये मकदार फाई इससे पीछे है वोल्टेज से, जबकि वोल्टेज इसके आगे है। तो यहाँ देखें ये है वोल्टेज की कर्व, ठीक है, और करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लैग कर रहा है तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। तो पावर जो होती है दोनों का प्रोडक्ट होगी। तो अगर आप इसको देखें, दोनों को इस एरिया के अंदर दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे करंट नेगेटिव है और वोल्टेजेस पॉजिटिव हैं, लेकिन इस एरिया तक करंट नेगेटिव है, उसके बाद करंट पॉजिटिव रीजन में आ जाता है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव पावर है। ये पावर जो है इस पूरे सर्किट से वापस जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर सोर्स को जा रही है। लेकिन उसके बाद ये इस एरिया के बाद ये करंट भी यहाँ तक पॉजिटिव है, यहाँ तक पॉजिटिव है करंट, और वोल्टेजेस यहाँ से हम काउंट कर रहे थे तो इधर से लेकर इधर तक वोल्टेजेस पॉजिटिव हैं। तो ये आपको यहाँ तक जो यहाँ से यहाँ जो पावर मिलेगी ये पॉजिटिव पावर है। तो ये पावर जो है सोर्स से जा रही है लोड की तरफ, यहाँ कंज्यूम हो रही है। इससे पहले हमने ये जो देखा था प्योर इंडक्टर की पावर कर्व देखी थी और प्योर कैपेसिटर की पावर कर्व जो देखी थी वो 90 डिग्री तक जितना उसका पॉजिटिव साइकिल था इतना ही नेगेटिव साइकिल था, तो टोटल 0 हो रही थी। लेकिन यहाँ पे टोटल 0 नहीं है, बल्कि ये पावर इसमें से आप माइनस कर दे तो एवरेज पावर की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। तो इसमें पॉजिटिव जो पोर्शन है वेव का वो ज़्यादा है, नेगेटिव पोर्शन कम है, तो एवरेज वैल्यू 0 नहीं होने वाली। RL सीरीज सर्किट इम्पीडेंस ट्राइएंगल, तो हमने इससे पहले जो ट्राइएंगल डिस्कस की थी वो कुछ इस तरह से थी। वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेजेस हैं उनका फेजर ये, और ये फेजर था कैपेसिटर के वोल्टेजेस का।
और हमने इसका टोटल जो सॉल्व किया था पाइथागोरस थ्योरम से, हमारे पास ये ट्रायंगल बन रही थी ऐसे एंगल फाई के साथ, ये z और ये वी एल इधर है, इधर कोई मसला नहीं, ये रेक्टेंगल है तो साइड्स बराबर हैं, तो हम इसके बजाय इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये इस तरह से है। आपके पास ये हमने ट्रायंगल डिस्कस की थी सॉल्व करने के लिए, इसको हम एम्पीडेंस ट्रायंगल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम अगर लिखें z किसके इक्वल होता है, सॉरी ये z नहीं है, ये वोल्टेजेस हैं v, तो ये है v। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। वी आर किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है। वी एल किसके बराबर होता है, आई एक्स एल के बराबर होता है। और v किसके बराबर होगा, आई इंटू एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, जो कि z के बराबर होता है, यानी हम इसको z भी लिख सकते हैं। तो इस तरह इस तीनों वैल्यूज में i आपके पास सेम आ रहा है करंट, तो हम i को हटा देते हैं तो ये सीरीज इम्पीडेंस ट्रायंगल बन जाएगी। तो इसको हम दोबारा इस तरह से लिख लेते हैं, ये आपके पास बन जाएगी ट्रायंगल, वही वाली ट्रायंगल, एंगल वही है, फाई एंगल है, और ये साइड आपकी जो हाइपोटेन्यूज है ये एम्पीडेंस है, और जो परपेंडिकुलर है हमने करंट हटा दिया, तो एक्स एल, और जो बेस है आपकी वो है आर। सीरीज एम्पीडेंस ट्रायंगल इसे कहते हैं, यानी ये कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गई, रेजिस्टेंस आ गई, और टोटल एम्पीडेंस सर्किट की ये आ गई। इसमें ये ध्यान में रखिएगा z किसके बराबर होता है, एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, इन दोनों का वेक्टर सम है। इस ट्रायंगल से हम दो चीजें सॉल्व कर सकते हैं। नंबर वन, पावर एंगल फाई, पावर एंगल फाई हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कॉस फाई किसके बराबर होता है, कॉस फाई जो बराबर होता है आर अपन जेड के। ठीक है, आर अपन जेड करेंगे, कॉस का इन्वर्स लेंगे, एंगल आपके पास आ जाएगा। दूसरा, हम फेज एंगल सॉल्व कर सकते हैं इसी एक ही ट्रायंगल से, फेज एंगल फाई। तो ये क्योंकि टेन फाई जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स एल अपॉन जेड के, एक्स एल अपॉन आर के। ठीक है जी, तो एक ही ट्रायंगल से आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, ये हमें एडवांटेजेस इसके हैं। तो रिकमेंडेड ये है कि आप सर्किट आरएल सीरीज सर्किट हो आपके पास, तो उसकी एम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रा करने बजाय इसके कि आप उसकी वोल्टेजेस और करंट का फेजर डायग्राम ड्रा करें और उसकी ट्रायंगल बनाएं, तो ये मोस्ट सुटेबल है, ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है, क्योंकि इसी से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आपको एक्सएल आर और जेड की वैल्यू है, तो आप सब सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, छोटा सा टॉपिक है क्यू फैक्टर ऑफ एल आर सीरीज सर्किट। ये एल है, ये आर, और एसी आपने अप्लाई की हुई है। तो इसका क्यू फैक्टर क्या होता है, क्यू फैक्टर को क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर। असल में ये कॉन्सेप्ट उस वक्त आपके लिए करामत होता है जब आप इसको एज ए फिल्टर यूज़ कर रहे होते हैं। तो फिल्टर एज ए फिल्टर जब इसको यूज़ करते हैं तो इसका एक शार्पनेस बनती है। तो बेसिकली इस शार्पनेस को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि जितना क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा इतनी उसकी जो है ना शार्पनेस, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जो रेफरेंस आपकी ओमेगा आर है, जिस फ्रिक्वेंसी को आप यहाँ से अलाउ करना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, तो उसके लिए इसकी शार्पनेस जितनी ज़्यादा होगी इतना क्यू फैक्टर अच्छा होगा। बस इतना समझ लें। ज़्यादा हम इसको LCR सर्किट का जब हम पढ़ेंगे, फिल्टर LCR को एज ए फिल्टर यूज़ करेंगे तो इस टॉपिक में हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे। बट अभी ये समझ लें क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्यू फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर, और ये शार्पनेस देता है पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे उसकी अटेन्युएशन की। तो RL सीरीज सर्किट के लिए हम क्यू फैक्टर को इस तरह से भी लिख सकते हैं,
क्यू फैक्टर ओमेगा एल अपान आर। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगर आपने इस सर्किट का क्यू फैक्टर बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ा सकते हैं आप, या तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्यू फैक्टर बढ़ जाएगा, इसकी फ्रिक्वेंसी। दूसरा, आप इंडक्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। इंडक्टेंस आपकी जितनी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, इंडक्टेंस आपकी ज्यादा होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी आपकी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका क्यू फैक्टर आपका ज्यादा शार्प होगा, ज्यादा होता जाएगा। और रेजिस्टेंस आप इसके मुकाबले में रेजिस्टेंस को कम रखेंगे, जितना कम रखेंगे इंडक्टेंस के मुकाबले में रेजिस्टेंस को जितना कम रखेंगे तो इसकी क्यू फैक्टर ज़्यादा होगा। अच्छा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस आप देख लें, अब ये दोनों किस फॉर्म में है, दोनों एम्पिडेंस यानी वो ओम है, दोनों के यूनिट्स जो हैं ओम है। तो यूनिट्स तो कैंसिल हो जाते हैं, क्यू फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, ये रेशो है। लेकिन यह है कि ये रेशो आप ज़्यादा कब कर सकते हैं, आपको यहाँ से इजीली नजर आएगा। रेशो आप ज़्यादा कब कर सकते हैं कि जब आपके पास इंडक्टिव किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वी आर है, ओमेगा आर है, तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इसका एक्सएल उसकी रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है जी। इस तरह से आप डिज़ाइन करेंगे। और एक्सएल, जाहिर सी बात है, एक्सएल कब ज़्यादा होगा, जब आपका या तो ओमेगा ज़्यादा होगा या इंडक्टेंस ज़्यादा होगी। इसके अलावा क्यू फैक्टर को हम यूं भी लिख सकते हैं, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाई एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकिल। तो अगर हम समराइज करना चाहें तो हमें क्या पता चला, क्यू फैक्टर इज एनर्जी स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ आरएल सीरीज सर्किट, या ऐसे भी कह सकते हैं एनर्जी स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ is called Q factor, और Q factor is a ratio of energy stored to the energy dissipated in one cycle। एक साइकिल के अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो रही है उसको हम ऊपर लिखें और एनर्जी डेसिपेट जो हो रही है वो इसको नीचे लिखें, तो दोनों की जो रेशियो होगी वो Q फैक्टर कहलाएगी। नंबर 3, रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस टू इट्स रेजिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द Q फैक्टर। यहाँ पे हम एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि अगर आपके पास यहाँ पे सर्किट है सीरीज एल आर या आर एल सीरीज सर्किट है, एल और आर, इस सर्किट का जो होगा क्यू फैक्टर वो हम कंपेयर करेंगे इस रेजिस्टेंस के साथ। कैपेसिटिव जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल को हम इस रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर करेंगे और हम इसका क्यू फैक्टर सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ इंडक्टर हो, ये इंडक्टर है और इसको आपने एसी पावर दी है, तो अब इसका क्यू फैक्टर कैसे सॉल्व करेंगे। इसका क्यू फैक्टर होगा इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की बात हम कर रहे हैं, ओमेगा आर एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है, तो एक्सएल को हम किससे कंपेयर करेंगे, रेजिस्टेंस के साथ। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, इसकी डीसी रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये कॉपर है, इसकी जितने टर्न्स आप बनाते हैं तो इसकी डीसी रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, जिसको हम आर कहते हैं। तो एक इंडक्टर जो हो, अगर सिर्फ इंडक्टर के ऊपर हम एसी अप्लाई करें तो हम एक्सएल को उसी की रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि यहाँ पे बताया है, द रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस टू इट्स रेजिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड क्यू फैक्टर। ये जो बात की हुई है एक कॉइल की हुई है, एलसी सीरीज सर्किट की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो होगी उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो आरएल सीरीज सर्किट के बारे में काफ़ी बात होगी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आरसी सीरीज सर्किट डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।